तो चलो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, इस टॉपिक में आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से केमिस्ट्री को हम डील करेंगे। हमारा सिंपल सा यही मोटो है कि हम किस तरीके से केमिस्ट्री को डील करेंगे। चलो, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सवाल पूछने पे आएगा तुम लोग के दिमाग में वो ये होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री। तो चलो भाई बताओ, केमिस्ट्री क्या है। सबसे अगर सिंपल तरीके में देखें तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी अगर हम बात करें तो यहां पर हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के साइंस को देखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। लेकिन हम इसको और क्लियर पढ़ते हैं, हम इसको और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग पांच चीजों को देखेंगे। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पांच चीजों को देखेंगे। बेसिकली हम लोग कितने चीज को देखेंगे? पांच चीजों को। वो क्या क्या है? सबसे पहले देखो, किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का क्या कंपोजिशन। सबसे पहले क्या देखेंगे? कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोजिशन क्या बताएगा कि वो बना किस चीज से। कंपोजिशन ये बताएगा कि कोई भी मान लो चीज है, मान लो हम वाटर नहीं ले लिया, वाटर ले लिया हमने, तो वाटर किस चीज का बना है? वाटर H2O का नहीं बना, वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो कंपोजिशन उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दीज टू एलिमेंट क्या होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिले और वाटर बना है। अगला जो होता है कंपोजिशन के बाद हमें जानना, वो है स्ट्रक्चर। अगर पानी का नाम तुम किसी के सामने ले लो, किसी एक नॉर्मल इंसान के सामने पानी का नाम ले लो, तो उसके दिमाग में पानी का क्या स्ट्रक्चर आएगा? किसी नॉर्मल इंसान के सामने अगर तुम पानी का नाम लोगे तो उसके दिमाग में वही या तो बरसात का पानी या बॉटल का पानी या कहीं का पानी, मतलब ये पानी जो लिक्विड फॉर्म में ये आएगा। उसके दिमाग में इसका और कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा, और कुछ नहीं ना आएगा। एक केमिस्ट के सामने लोगे तो उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग में फिर वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि वाटर कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, जब किसी का हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसी भी हम सब्सटेंस का, तो उसके साथ हमें पढ़ना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज। यानी जो तीसरी मेन चीज है जो हमें देखना है वो है प्रॉपर्टी। किस तरीके की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, कोई भी हमारे जो गिवन सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ये हो गई तीसरी चीज। जब ये तीन चीज तुम पढ़ लोगे तो अब हमें चौथी चीज देखनी है। चौथी चीज देखने से पहले मान लो मैंने बोला चलो कि भाई ये ये ए है और ये बी है। ध्यान से देखो, मान लो ये ए है और ये बी है। हमने लिखा ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी, ये हमने लिखा। मान लो ए और बी है, ये दोनों मिलकर अगर ए बी बना रहा है, मैंने दे दिया इसका नाम ए, इसका नाम बी। मैं ये दोनों तुमको देता हूँ, पकड़ो, जाओ उसको ए बी बना के लाओ।
कितना समय दें? कितना समय दें? कितना समय दें एबी बनाने के लिए? तुम लोग कितना टाइम चाहिए? नहीं पता ना? सोच में पड़ गया ना। दो सब्सटेंस मैंने दे दिया, बोला ए बी बना के ले आओ, तो सोच में पड़ गया कितना टाइम चाहिए। मतलब तुम्हें अभी एक चीज नहीं पता है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जब तक रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता होगा तब तक तुम कोई रिएक्शन कर नहीं पाओगे, जब तक उसका रेट ना पता हो किस रेट पे रिएक्शन हो रहा है। आखिर किसी दो सब्सटेंस को रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए ना। दैट मीन्स केमिस्ट्री हमको क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन से भी अवेयर कराता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, कितने देर में होगा। भाई आज करेंगे तो कल हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे भाई तुम लोग सिम चलाते हो ना, अभी 5G आ गया है। पहले 2G चलता था, आज सर्च करो परसों रिजल्ट आता था। अभी तो तुरंत सर्च करो तो भाई सोचने से पहले गलत टाइप होगा तो उसका रिजल्ट आ जा रहा है। तो तुमको रेट पता है किस रेट पे काम हो रहा है। वैसे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा ये हमें पता कर, कौन बताएगा? ये केमिस्ट्री बताएगी। इसके बाद अगला जो है, जो पांचवा इसका पॉइंट है उसको समझते हैं। चलो, अब मान लो मैंने तुम लोग को बोला कि जाना है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। सबको जाना है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। अपने अपने दिमाग में रास्ता सोच लो। सबने सोच लिया? सबने सोच लिया? सबको एक ही रास्ता सोचना था। अब मैं रास्ता बताता हूँ। ये हम अपने कोचिंग सेंटर से निकले, ये बाहर इसका मेन गेट है। यहाँ से हम लोग इधर गए। अरे मेरी मर्जी। यहाँ पर एक पीएमटी की कोचिंग पड़ी, वहां से हम इधर मुड़े और ये पहुंचे हम लोग। एक मिनट रुक जा, बताने दो बाबू, क्यों ना हड़बड़ा रहे हो। तो ये हम लोग पहुंचे इंदिराबाल बिहार। उसके सामने से हम लोग चौराहे पे गए, चौराहे से राइट टर्न किए, फिर वापस आए और पहुंच गए डीडीओ। ये कितने लोग सोचे थे ये रास्ता? कोई नहीं सोचा था। रास्ता गलत है ये? नहीं है। दूसरा रास्ता क्या हुआ, यही गेट से निकले ऐसे मुड़ के पहुंच गए सीधे करके। कितने लोग सोचे थे? बहुत लोग सोचे थे। दूसरा रास्ता आरटीओ के निकल गए, आरटीओ के घूम के पहुंच गए। ये भी सोचे होगे। यानी यहां से यहां तक जाने के कितने रास्ते पॉसिबल हो गए? तीन। अभी मान लो तीन तो मैंने दिखा दिया ना, तीन रास्ते पॉसिबल हो गए। हाँ उड़ के पहुंच जाओ, भी कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को मना थोड़ा ना कि तुम नहीं जा सकते हो। हाँ एक और रास्ता है बगल से घूम के, बगल के घूम से ऐसे करके चल जाओ। है ना रास्ता? हाँ। तो मतलब कैसे भी होगा तुम यहाँ डीडीयू पहुंच गए। मतलब देर आर मैनी पॉसिबल वेज टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के कई सारे पॉसिबल वेज हैं, पर उसमें से हम चूज कौन सा करते हैं जो इफिशियंट हो, जिसमें ईल्ड हमें ज्यादा मिले। हम किसी भी चीज को मान लो बना रहे तो हमें ईल्ड चाहिए ना। ए और बी को मिला के ए बी बना रहे हैं, मान लो तुमने बड़ी मेहनत से ए और बी लेके ए बी बनाने का सोचा, और ए बी है तुम्हारा खाली बन रहा है 30%, तो बाकी तो वेस्टेज है प्रोडक्ट का। तो तुम उस मैकेनिज्म को क्यों फॉलो करोगे? तुमको तो वो मैकेनिज्म चाहिए जहां पे इसका यील्ड 70 80 90 या 100% हो, पूरा का पूरा यही मिले। तो ऐसा कुछ रास्ता देखो, तो वैसा रास्ता तुम्हें नहीं मिल रहा है। इस केस में गड़बड़ हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो मैकेनिज्म वो कैसा हो, एनर्जी इफिशियंट हो और हमारे लिए इजी टू ऑपरेट हो। इस तरीके के हम जो है मैकेनिज्म देखते हैं। तो इन पांचों चीज को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंडर। इन पांचों चीज के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को आराम से बता लेते हैं, भैया केमिस्ट्री ये हमारी है। ये बात क्लियर है ना सबको? चलो अब इसके इसको लिखते चलना सब लोग, इसी में लिखते चलना। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब आ जाओ, अब इसके कुछ देखते हैं केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है, जो उससे हम लोग डेली एनकाउंटर करते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, हर दिन केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है इसको देखते हैं। सबसे पहला अगर हम एनकाउंटर करें, तो अभी देखो, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में या हाउस होल्ड में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। किचन से स्टार्ट कर लो, किचन में सबसे पहले क्या, मान लो तुमने बॉटल लिया, बॉटल भी किसका बना है, बॉटल हो गया, और टॉयलेट क्लीनर केमिकल है, मैं तो किचन से बाहर आ गया ना। नमक हो गया, पेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया। अब दवाइयों में आ जाओ, तो अगर अगर हम दवाइयों में आ जाए, तो दवाइयों में तो इसका बहुत सारे यूज है, दवाइयों में तो बहुत सारे यूज है। दवा तो सारे ड्रग्स जो हमारे केमिकल के ही बने हुए, डिफरेंट कंपोजिशन है उनका, जो डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में अगर एग्रीकल्चर की बात करें, फर्टिलाइजर में यूज हो रहा है। हाँ, हाउस होल्ड क्लीनिंग लाइजॉल हो गया, फिनॉल वगैरह यूज करते हैं, फिनाइल वगैरह वहां पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन ही है। हेयर कलर हो गया, मतलब बहुत सारे को तुम ऐसे कर सकते हो कि ये खत्म ही ना हो, इतनी ज्यादा चीजें तुम डेली यूज करते हो। तो इसका जो एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ही वास्ट रेंज में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये देख लो। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत बड़ा हाथ है इसका, केमिस्ट्री का। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ये दोनों हो गया। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम लोग यूज करें आजकल, पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। वहां पे ड्यूटेरियम D2 हैवी वाटर यूज करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। कई सारे बम बम हैं, न्यूक्लियर बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया। तो ये सारी चीजें भी हम यूज करते हैं, हालांकि डेली लाइफ में नहीं यूज कर रहे हैं, पर है, डेली लाइफ में नहीं यूज कर रहे हैं। और धमकियां आती रहती है ना बहुत जगह से। नहीं, वो धमकी सिर्फ दे रहा है कि हम चला देंगे चला देंगे चला देंगे, उसको खुद पता है कि। हाँ, अब चलो, नहीं इस पे कुछ लिखना नहीं है, अपने हिसाब से लिख लो इसमें कुछ भी। अगला लिख लो, अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर के बारे में। चलो, तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड कैन बी सेंस्ड, यानी उनको हम सेंस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, मैटर के तीनों प्रॉपर्टी है, जो भी मैटर है वो तीनों प्रॉपर्टी उसको रखनी पड़ेगी, तो वो हम उसको हम मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे, सीट, डेस्क, बेंच, इंसान, कपड़ा, कॉपी, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये पोडियम हो गया, ये स्टेयर हो गया, सब कुछ। हाँ, हमको भी है, थैंक यू सो मच। नहीं, हम तो सिर्फ सॉलिड देखे हैं, तुम एयर देख लो, एयर भी तो मैटर है। लिक्विड देख लो, लिक्विड भी मैटर, महसूस कर रहे हो ना, फील कर सकते हो। अब देखो, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, मैटर का। तो सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसको हम बांटते हैं मैटर को तीन पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड हो गया गैस में। सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बेसिस पे। अगर अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये बताता है कि ये क्या है, दे आर टाइटली पैक्ड,
ये आई है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर हम लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड का जो ये होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो गैसेस की तुलना में ज्यादा होता है, गैसेस की तुलना में ज्यादा होता है फोर्स। और जो डिस्टेंस होता है वो इसके सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है, डिस्टेंस सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है। सॉलिड से डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर गैस की बात कर लें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, लीस्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, मैक्स होता है। और ये दोनों कंपेरेटिव है, तो ये कम भी कोई लिख सकता है तो गड़बड़ नहीं होगा, बस वो कंपेयर किससे कर रहा है ये देखना पड़ेगा। तो ये तीन चीज हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, लिख लो इसको। अब केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। अब देखो, अब इसको केमिकल क्लासिफिकेशन अगर इसका करें तो मैटर बाबू किसमें किसमें बट रहा है, मैटर चेंज हो रहा है प्योर सब्सटेंस में, और तुम्हारा मिक्सचर ले लो, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में। मिक्सचर्स कितने टाइप के, दो। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है ना? तो देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? हाँ, और अगर मिक्सचर की बात करें तो इसमें रेशियो फिक्स नहीं रहता हमारा। हाँ, अब देखो, एलिमेंट की अगर बात कर लें तो एलिमेंट क्या होता है, हाँ, जब सेम टाइप ऑफ आइटम हो, दूसरा जो है इनको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, इनको और सिंपलर फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। और एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में अपना प्लेस भी होल्ड करते हैं, दे हैव अ डेफिनेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। और अगर कंपाउंड की बात कर लें, कंपाउंड कैसे बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स्ड हो, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी, मिक्सचर में होमोजीनियस क्या होता है, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। और हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको नोट डाउन कर लो।
चलो, अब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्या देखेंगे? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो अगर हम सेपरेशन की बात करें, तो मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मिक्सचर्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखो, अगर मिक्सचर बना है तो उसमें एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट है, और उन सब का जो वो होगा, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा? डिफरेंट होगा। मिक्सचर में एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट होंगे, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर उनको सेपरेट करना तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे? हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कोई भी फिल्टर, फिल्टर पेपर का ही चलो यूज कर लेते हैं, और क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, दो कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, हमारे मिक्सचर दो अलग हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की यूज करेंगे और क्या करेंगे, क्रिस्टल बना के सब्सटेंसेस को अलग अलग कर लेंगे। क्रिस्टल बना के सब्सटेंसेस को अलग अलग कर लेंगे। चलो, अगला देखो, अगला है सब्लिमेशन। अगला प्रोसेस है, अगला जो तरीका है वो क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, बिना लिक्विड फेज को अंडरगो गई है। जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, नेपथलीन बॉल्स हो गई, ये सब क्या होती हैं, दे गो सब्लिमेशन, दे अंडरगो सब्लिमेशन। अब इसके बाद एक और जो तरीका यूज होता है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम लोग जो है, ऐसे क्रोमेटोग्राफी के वास्ट टॉपिक है, कई सारे तरीके क्रोमेटोग्राफी यूज हो सके, पर अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो डिफरेंट अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। हम हर एक अमीनो एसिड की आरएफ वैल्यू समझते हैं। आरएफ वैल्यू हमें डिफाइंड है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट, सॉरी, अमीनो एसिड है, वो इस सॉल्वेंट पे इतना मूव करेगा। तो वो हम लोग जो है निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कैसे हम कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग एक सॉल्वेंट डालते हैं, हम लोग एक सॉल्वेंट डालते हैं, हम लोग एक सॉल्वेंट भरते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक पेपर लेते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं। क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं। इस लाइन को इस तरीके से खींचा जाता है कि ये इसके लगभग बराबर है, लगभग इसके बराबर है। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास तीन अमीनो एसिड है, ए, बी और सी। तो क्या करते हैं, अमीनो एसिड का पेस्ट बनाते हैं और किसी पतली सी स्टिक पे उसको लगा के, कई बार कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, तो हाँ, कैपिलरी ट्यूब ट्यूब यूज करते हैं, और उसमें डिप करके क्या करते हैं, इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, ऐसे प्लेस करते हैं। मान लो ये ए हो गया, ऐसे ही ये दूसरा, और ऐसे ही ये तीसरा, तीन अमीनो एसिड हम लोग प्लेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, इस पेपर को उठा के इसके अंदर डिप करेंगे। इस पेपर को उठा के इसके अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट चढ़ेगा इस पेपर के ऊपर। जब ये सॉल्वेंट इस पेपर के ऊपर चढ़ेगा, तो सपोज करो सॉल्वेंट जो है वो तुम्हारा यहां तक पहुंचा, सॉल्वेंट तुम्हारा यहां तक चढ़ के पहुंचा टोटल। तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये येलो वाला मान लो जो अमीनो एसिड है वो यहां तक पहुंचा, इसी रिस्पेक्ट में जो ये वाला है ये यहां तक पहुंच गया, और मान लो ये ग्रीन वाला है ये हमारा यहां तक पहुंचा। तो इनके बेसिस पे हम आर एफ वैल्यूज निकालते हैं। इनके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, आर एफ वैल्यूज निकालते हैं। ये अच्छा, ऐसे हो जाता है, तो ठीक है चलो। तो इस तरीके से ये, अरे वाह, तो इस तरीके से क्या होगा, हम जो है आर एफ वैल्यूज निकाल लेंगे। दैट्स अ फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, कितना रिटेन कर रही है, और ये बेसिकली रेशियो है, कितना सॉल्वेंट मूव किया है और कितना हमारा सॉल्यूट मूव किया है।
ठीक है, उस वो फैक्टर है हमारा। तो क्या चीज, तो हुआ नहीं है, सॉल्वेंट तो यहाँ तक पहुंच ही गया है, ये सॉल्वेंट तो यहाँ तक पहुंच गया, तो सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हुआ है। फिर इसका हम रेशियो लेंगे, वही हमारा आरएफ है, आरएफ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत हंसी यार तुम लोग को यार। अब बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की, किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट मैटर करेगा। दो सब्सटेंस को मिला दो, दो मिक्सचर बना दिए तुमने, अब दोनों मिक्सचर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। हीट करो, इस मान लो हमने दो मिक्सचर लिया, दो मिक्सचर को हमने इसमें मिला दिया, ए और बी को। अब ए का बीपी कुछ और होगा, बी का बीपी कुछ और होगा। हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस उसमें से निकलने लगेगा। तो जब वो निकलने लगेगा तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर उसके अराउंड मेंटेन करेंगे, और उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई यहां से कोई सब्सटेंस निकलना बंद हो जाए, यानी जब हमें यहां से वोलाटिलिटी क्या हो, मिनिमम मिले, यानी कोई सब्सटेंस निकल नहीं रहा हो, तो हमें पता चल जाएगा एक सब्सटेंस निकल गया, तो भी सेपरेशन हो गया मिक्सचर। अब जो दूसरा बचा प्योर सब्सटेंस होगा ना, एक टाइप का सब्सटेंस निकल गया, दूसरे टाइप का सब्सटेंस बचा हुआ है, ये भी हो सकता है। अब देखो मान लो ये तो मैंने तब बोला जब ए और बी है, मान लो ऐसा भी हो सकता है 10 टाइप के सब्सटेंस हो, तो उसमें प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उन सबके बीपी में डिफरेंस ज्यादा है तो आसानी से कर लोगे। मान लो कोई ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आराम से इसको 80 या 82 पे हीट करो, 83 पे हीट करो, 85 पे हीट करो, क्या होगा, ये तो निकल जाएगा और ये हमारा बचा रहेगा।
हीट पहुंचाओ, ये हमारा निकल जाएगा, हमारा बचा रहेगा। इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, मिक्सचर का सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सेपरेशन करने का मिक्सचर का। चलो तब आगे बढ़ा जा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, खुद का एग्जिस्टेंस रखती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये टोटल कितनी होती है? फंडामेंटल 7 होती हैं। हम इनको अलॉन्ग विथ यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट्स के साथ। तो इन सातों के नाम देखिए, पहला क्या है? लेंथ है। नेक्स्ट वन इज मास। करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें तो देखो, यूनिट्स तो खैर कई हो सकती है, यूनिट्स पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम इनके एस आई एम के में बात कर लेते हैं। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। अगर हम सिंबल की बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को, टाइम को, सब कैपिटल है। टेम्परेचर को के से, कई जगह थीटा भी लिखा हुआ है। करंट को ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ही, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, सीडी से ही। ठीक है, तो ऐसे इनका, ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले लें, तो जो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी कोई भी, वो दो चीज का प्रोडक्ट होगा। दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड थिंग इज यूनिट। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट 7 हो गई, मैग्नीट्यूड और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो हमने लेंथ किया, इस क्लासरूम का अगर हम एक खाली इसकी लंबाई नापते हैं, तो लंबाई मान लो इसकी आ रही है, इसकी जो लंबाई यानी जो इसकी लेंथ आ रही है, लेंथ आ रही है 10 टाइम्स मीटर। 10 टाइम्स मीटर, या इसका मतलब है 10 टाइम्स 1 मीटर। दैट मीन्स द स्टैंडर्ड यूनिट, द स्टैंडर्ड रिफरेंस पॉइंट। ये रिफरेंस है ना एक, दैट इज द स्टैंडर्ड रिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड रिफरेंस। स्टैंडर्ड रिफरेंस, स्टैंडर्ड रिफरेंस क्या मतलब है? जैसे पहले के जमाने, जैसे मैं बात करूं, मान लो ये अपने लिए कपड़ा खरीदने के लिए बोला कि पापा आप बाजार में हो, मेरे लिए कपड़ा लेते आना। तो उसके पापा पूछे, बाबू कितना कपड़ा लगेगा? तो ऐसे नापा, 1 2 3, बोला पापा 4 बित्ता। बोला पापा 4 बित्ता उसकी लंबाई रहेगी। इसका हाथ इतना बड़ा, इसके पापा का हाथ इतना बड़ा। अब वो नापे 1 2 3 4, तो लाने था शर्ट आ गया कुर्ता। ठीक है, शर्ट की फरमाइश थी और कुर्ता आ गया इनके पास, तो ये तो इनएक्यूरेट हो गया। खुश क्या होगा? शर्ट पहना कुर्ता पहनेगा वो? बढ़िया हुआ, थोड़ा हाथ लंबा होता है, समीज बन जाता है वो। तो फिर कैसे काम करता है इसका?
तो देखो, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस हम जो है एक ऐसा रिपीटेटिव क्वांटिटी चूज करेंगे जो सबके पास सेम हो, जो सबके पास सेम हो। जैसे किलोग्राम मान लिया हमने, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है? ऐसा नहीं ना, तुम यहां तौलोगे कुछ और आएगा, कहीं और तौल रहे हो कुछ और आएगा। सबका बाट क्या कैलिब्रेटेड है, इसीलिए कैलिब्रेशन होता है। फोन में भी कैलिब्रेशन करते हैं, वैसे ही क्या होता है, वेट्स का भी कैलिब्रेशन होता है। जैसे 1 किलो हो गया, 1 सेकेंड हो गया, 1 मीटर हो गया। तो इसी में क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स चूज की। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट होता है, यानी कितने बार वो स्टैंडर्ड रेफरेंस रिपीट हो रहा है, दैट विल गिव द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बात 10 मीटर, मतलब 1 मीटर 10 बार मौजूद है। अगर 1 मीटर का तुमने स्टिक लिया तो उसको 10 बार नापोगे तो 10 मीटर पे पहुंचोगे। क्लियर है ना ये बात? तो वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब अगर हम यूनिट की, अब अभी पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल हो गया, डिराइव्ड मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करे, जो दूसरे पे डिपेंड करे। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अगर देखोगे तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या फिर मान लो तीनों इक्वल हो गया, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी यूनिट है मीटर। सपोज करो मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। तो ये क्या है? वॉल्यूम इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो ये क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। ऐसे डेंसिटी ले लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एज वेल एज डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी जरूरी नहीं है कि जो हमारा ये डिराइव्ड क्वांटिटी ले रहे हो वो सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसमें एक और डिराइव्ड क्वांटिटीज आ रही हो, एक और डिराइव्ड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ से डेंसिटी फिर देख लो, डेंसिटी क्या हो जाएगा भैया? मास की वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया। इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना इस बात? नोट डाउन करना, उसको नोट डाउन कर लो। हाँ, चलो अब इसके आगे देख लो, यहां तक हो गया ना? अब हम देखते हैं यूनिट्स। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? यूनिट्स की। तो देख लो बाबू, यूनिट्स टोटल जो है 4 तरीके की है जो हमें देखनी है। पहला है एमकेएस, द फर्स्ट वन इज एमकेएस। जो दूसरा है दैट इज एफपीएस। जो तीसरा है दैट इज सीजीएस। एंड जो फोर्थ वन है दैट इज एसआई। ये 4 तरीके की यूनिट होती है। तो अब ध्यान से देखो, एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एफपीएस फुट पाउंड और सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। और एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और अभी जो एसआई है ये एमकेएस को फॉलो कर रहा है। अभी एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस यूनिट को ही फॉलो कर रहा है, यानी एमकेएस और एसआई अभी हम लोग मान सकते हैं सेम है। ये इनके ऊपर है, चाहे तो बदल भी सकते हैं। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग किलो में लेने जाते हैं, हम लोग जो किलो में मांगते हैं, वहीं अगर अमेरिका यूएस वेस्ट तरफ चल जाओ तो उधर क्या होता है, पाउंड में लिखते हैं हम लोग। उधर लोग पाउंड में देखते हैं कि भैया इतना पाउंड। वहां पर ये क्या बोलते हैं, फुट में देखते हैं, इतना फुट है, इतना फीट है। वहां पर जो होता है ऐसे, वहां पर ऐसे इस तरीके से देखते हैं। तो ये तो खैर डिपेंडेंट है अलग अलग तरीके से। ऐसे बायोलॉजी वाले साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं, क्योंकि मान लो एक चीज का नाम अलग अलग जगह अलग अलग चीज हो सकता है, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम लेते हैं। वैसे ही एक यूनिट हमने क्या किया, बराबर बांटा, कि मान लो आप लोग को दिक्कत ना हो। एमकेएस जो, मान लो कोई यहाँ का बंदा अगर किसी दूसरे देश में जाता है और वहां पर उसको अलग, जैसे देखो जूते के साइजेस देख लो, 8 नंबर लग रहा है,
9 नंबर लग रहा है, 43 आर के जगह 43, 41, 45, इस तरीके से जूते का साइज भी वेरी करता है। तो आदमी समझ नहीं पाता भाई ये कहाँ का मैं जो किस तरीके से करूं मुझे। तो ये सब जो डिफरेंसेस रहती है यूनिट्स में, और ये यूनिट पढ़ना बड़ा जरूरी है, इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो अब देखो, नोट डाउन कर लो उसको, नोट करना है। चलो अब आगे चलो, कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन देखते हैं ना, कन्वर्जन आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो जो सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे मास का कन्वर्जन। तो अगर मास के कन्वर्जन की बात करें तो हम लोग को बहुत ही सिंपल सा जो हमें देखना है, सिंपल है कि एक 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी कन्वर्जन से हमारा सारा काम हो जाता है, इसके आगे तो कुछ पूछता भी नहीं है। एक ही कन्वर्जन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो किलो मास वाला कन्वर्जन तो आसान हो जाता है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा चीज जो है कॉम्प्लिकेट होगा। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे वॉल्यूम कन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम कन्वर्जन। तो वॉल्यूम कन्वर्जन में देख लो बाबू, एक अगर सेंटीमीटर लिखा है तो ये बराबर होता है 1 ml के। इसी को हम लोग 1 cc भी कहते हैं। हाँ, एक वन, हाँ सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सेंटी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 cc। ये होगा 1 ml का, ये बराबर हो गया, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 ml के। ये बराबर होगा तुम्हारा 1 लीटर के, 1 लीटर के। हाँ 1000 cc भी होगा, कुछ में कोई दिक्कत नहीं। 160। अब अगर जो है, वो मैं भूल जा रहा हूँ, वो तुम लोग लिख लेना, सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, वो मैं गलती से भूल गया हूँ दोनों बार, तुम लोग लिख लेना। अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो इसमें क्या होगा, 100 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। वहां वही सीसी, बाइक में भी सीसी वही सेम होता है, वहां भी वॉल्यूम बताते हैं हम लोग। ये सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं टॉप स्पीड उसका
अब अगला देख लो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर टेम्परेचर कन्वर्जन, तो टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होगा? टेम्परेचर मेरे पास कितने स्केल्स हैं? पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है केल्विन, और तीसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम इन तीनों के बीच का कन्वर्जन देखेंगे। हम इन तीनों के बीच का कन्वर्जन देखेंगे। तो चलो सबसे पहला कन्वर्जन जो है वो हम लोग देखते हैं। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम केल्विन देखें तो वो होता है 273.15 केल्विन। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो जितना भी होगा, मान लो ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो जाएगा 273.15 प्लस 10 केल्विन। यानी जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा उतना उसमें जोड़ते जाओ 273 में। यानी अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर हो, वो हमारा केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन किसके बराबर होगा? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? यहां से निकाल लोगे ना? अब देखो, ये तो पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन आता है हमारा फ़ारेनहाइट और केल्विन में। फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो देखो, अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जो ये बॉडी टेम्परेचर जो तुम लोग प्लस 32, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जो भी निगेटिव टेम्परेचर की वैल्यूज आती हैं, जो भी निगेटिव टेम्परेचर की वैल्यूज आती हैं, वो डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल है पर केल्विन में पॉसिबल नहीं है। निगेटिव टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी, ये तुम्हारी ये डिग्री सेल्सियस में तो पॉसिबल है, डिग्री सेल्सियस में क्या है? पॉसिबल है, लेकिन ये केल्विन में पॉसिबल नहीं है। केल्विन में पॉसिबल नहीं है। डिग्री सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू आ सकती है पर केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। और एक और टर्म होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ये बराबर होता है 0 केल्विन के और -273.15 डिग्री सेल्सियस के। तो ध्यान से देख लो, वो 0 केल्विन है या फिर और -273.15 डिग्री सेल्सियस है।
अगला लिख लो। अगला टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है? देखो, किसी भी चीज की एक ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू होती है किसी भी चीज की ना। मान लो मैंने बोला कि इसका लेंथ है 27.15 सेंटीमीटर, तो ये इसका ट्रू वैल्यू हो गया। ये इसका ट्रू वैल्यू है। मान लो ट्रू वैल्यू है इसका 27.15 सेंटीमीटर। दैट इज द ट्रू वैल्यू। अब मान लो मैंने एक्स बोला कि ये लो और इसको स्केल, इसको जहां मीजर करके आओ, इसको मैंने बोला। तो इसने क्या किया, इसने वैल्यू मीजर किया 25.1, 24, 25.12, 25.11। मान लो इसने ये वैल्यू मेजर किया, मैंने तुमको दिया वैल्यू मेजर करने को, तो तुमने क्या किया, तुमने वैल्यू ऐसा मेजर किया। ये ये क्यों दो का डिफरेंस कैसे होगा? गलती से होगा वो, इंसानी गलती है। हाँ, ये सब सेंटीमीटर में। मान लो, देखो, जैसे ये ट्रू वैल्यू हो गई। अब मैंने इनको इसको दिया तो इसने ये मेजर किया, इसको दिया तो इसने ये मेजर किया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू इसने मेजर किया ये ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है। ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है, तो ये वैल्यूज एक्यूरेट है। दे आर अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट। एक्यूरेट है ये, और साथ में प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज होने का मतलब क्या होता है, जितनी भी तुम रीडिंग ले रहे हो वो एकदम आस पास आए। रीडिंग क्या हो, एकदम आस पास हो। मैटर ये नहीं कहता कि ट्रू वैल्यू के पास है कि नहीं है, वो अपने आसपास होने चाहिए। जैसे इसको देखो, ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है लेकिन अपने आसपास है, यानी जो ये मीजर कर रहा है हर बार सेम मीजर कर रहा है। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये क्या है, प्रिसाइज्ड है। दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज्ड, यानी इसका मेजरमेंट सही है। वो अलग बात है कि गलत है, पर गलत में भी एक एक ये वो मेंटेन किया हुआ है एक अपना कि हाँ भैया मैं ज्यादा वेरी नहीं कर रहा हूं। तो ये प्रिसाइज वैल्यू है। ये क्या है, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। अब ऐसा भी हो सकता है प्रिसाइज भी ना एक्यूरेट भी ना हो। मान लो कोई थर्ड पर्सन को दे दिया, उसने 19 किया, 27 कर लिया, 35 कर लिया, तो ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो टर्म्स है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। एक्यूरेसी क्या कहता है, ट्रू वैल्यू की जितना करीब हो, दैट मीन्स यू आर सो एक्यूरेट। जैसे वो आंखों में मारना था ना, क्या नाम है, मछली की आंख में निशाना, अर्जुन को जब मारना था, तो क्या था, वो एकदम एक्यूरेट थे। तो एक्यूरेट था। तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलो, प्रिसीजन मतलब होता है बाबू कि जैसे मान लो तुमने जितनी रीडिंग ली है अपना, वो रीडिंग आपस में क्लोज है कि नहीं है। अगर वो रीडिंग आपस में क्लोज है मतलब प्रिसाइज वैल्यू है। तुम प्रिसाइज अपने काम को लेके, तुम एक ही गति मेंटेन करके चल रहे हो। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है, तुम एक गति मेंटेन करके चलो, दैट इज द प्रिसीजन। तो प्रिसीजन समझ में आ गया ना। डेफिनेशन लिख लो इसका, एक्यूरेसी लिखो, डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स accuracy describes the closeness of a single measurement. Accuracy describes the closeness of a single measurement to its true value, of a single value to its true value. Oh, sorry, of a single measurement to its true value, to its true value.
प्रिसीजन लिख लो। प्रिसीजन डिस्क्राइब्स हाउ क्लोजली, precision describes how closely the different measurements, describes how closely the different measurements of a given quantity agrees with one another, agrees with one another, agrees with one another। देखो अगर हाई प्रिसीजन है किसी का, हाई प्रिसीजन है अगर किसी का, तो वो एक्यूरेसी नहीं बताता, ये बात समझ लेना। प्रिसाइज हो सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज तुम हो सकते हो, लेकिन तुम एक्यूरेट हो कि नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। मान लो तुम जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यूज तो बार बार एक ही जैसी आ रही हैं, पर जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट वैल्यू हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू हो। तो हाई प्रिसीजन ये नहीं बताता कि तुम एक्यूरेट हो, इस बात को लिख सकते हो।